हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी का 6th चैप्टर जो है जियोग्राफी सब्जेक्ट का, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ठीक है, तो इससे पहले आपको याद दिला दूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे से चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। अभी मैं ये रीड करती हूँ और आपको समझाती हूँ। ठीक है, गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन, इसमें भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेने लायक है। ठीक है, जैसे जैसे चढ़ाई पर जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ की स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति बदलती है। ठीक है, उनके रूप बदलते हैं। ठीक है, गिरिपाद में स्थित क्या होते हैं, साल और सागवान के घने वन। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे अदृश्य हो जाते हैं तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों एवं शंक्वाकार वितान के लंबे वृक्ष दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पतली नुकीली पत्तियों और शंक्वाकार वितान वाले लंबे वृक्ष दिखने लगते हैं। उससे पता चलता है कि वो क्या है, शंकुधारी वृक्ष है। लंबे वृक्षों पर खिले लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। रोडोडेंड्रॉन यहाँ पे देखो दिखाया गया है, ये है रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी सी घास और कुछ स्थानों पर बर्फ है। ठीक है, सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई, देखो ये इम्पॉर्टेंट है, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, क्यों संबंधित है तो वो हम आगे देखेंगे। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, तो वैसे क्या होता है, जलवायु में भी परिवर्तन होता है। यहाँ पे गर्म हवा रहती है, जैसे जैसे ऊपर जाए वैसे वैसे जलवायु जो है वो ठंडी होती जाती है और भी बदलाव होते जाते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आ जाता है, क्योंकि गर्मी में जो उपजने वाली वनस्पतियाँ है वो ठंड में उपजती नहीं है। ठीक है, तो वैसे इसके लिए गिरिपाद में जो होते हैं तो वो पर्वत के आगे आगे चढ़ाई पर वो खत्म हो जाते हैं। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, ढाल एवं मिट्टी की परत, मिट्टी की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। ढाल कितनी है और मिट्टी की परत की मोटाई कितनी है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि वहाँ पे कौन सा वृक्ष आएगा। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है, इन घटकों में अंतर के कारण क्या होता है, किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। और आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। तो वो कौन सी है, तो देखते हैं। वन, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति की टाइप्स कौन सी है, पहला है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक है, किस क्षेत्र में उगते हैं, जहाँ पे उन वनस्पतियों को उपजने के लिए, ठीक है, उपयुक्त तापमान मतलब हर एक वनस्पति के लिए अलग अलग हो सकता है। तो वो वनस्पति के लिए उपयुक्त तापमान जैसा रहेगा तो वैसे प्रकार की वनस्पतियाँ उस रीजन में उग जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, परिपूर्ण वर्षा, जैसे कि ऊपर देखा था हम लोग ने कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि तापमान और नमी। ठीक है, तो यहाँ पे भी तापमान और वर्षा की वजह से कितनी नमी रहेगी वहाँ पे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो उसी क्षेत्र में वन उपजते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। जहाँ पे अच्छा रहेगा तो वहाँ पे सघन वन रहेंगे और खुले वन विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है घास स्थल। घास स्थल कहाँ पे रहते हैं, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। ठीक है, और फिर है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़े व झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। कहाँ पे पैदा होते हैं,
शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि उसने क्या क्या देखा। क्या क्या है, पहला है वन, दूसरा है घास स्थल और तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, तो अभी देखो, सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पे पाए जाने वाली विभिन्न प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें और देखिए कैसे हैं। फिर वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्य आदि के रूप में उस क्षेत्र में मानव का हस्तक्षेप कैसे हुआ है और उससे वे कैसे प्रभावित हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। ठीक है, तो अभी पूरे वर्ल्ड में भी कहाँ कहाँ पे कौन सी कैसी जलवायु है, तापमान है, उसके ऊपर से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी वनस्पतियाँ रहेगी। और वो होता है कि वहाँ पे उसी टाइप की वनस्पतियाँ होगी जिस टाइप का वहाँ पे तापमान, नमी, ढलान या मिट्टी की परत, ये सब चीज़ें जहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो चीज़ें हैं उन रीजन में वन, कांटेदार झाड़ियाँ या ये घास स्थल पनपने में। ठीक है, तो देखो उन्होंने बताया कि उपध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं, मतलब 66 डिग्री वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पे कौन से वन रहेंगे, शंकुधारी वन। रेगिस्तान में क्या रहेंगे, कांटेदार झाड़ियाँ, जैसे कि राजस्थान या सहारा में, ठीक है, कांटेदार झाड़ियाँ रहेगी। फिर आंध्र प्रदेश में क्या रहेंगे, घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन। ठीक है, तो सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो हिमालय बहुत ऊंचा है, तो यहाँ पे जो मिलेगी वो उष्णकटिबंधीय रीजन में रहेगी। तो ऐसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री जैसे हम जाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो वैसे ही भूमध्य से जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो वैसे ही पर्वत के गिरिपात से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैसे टाइप की वनस्पतियाँ मिल जाती है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण क्या होता है, जलवायु का बदलाव होता है। ये ध्यान में रखो, प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव का मुख्य कारण क्या होता है, जलवायु में बदलाव होता है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की वनस्पति, जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, तो उनके गुण, वहाँ के प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है कांटेदार झाड़ियाँ। क्या आप जानते हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि उनको क्या कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्राज़ील के वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, जहाँ पे कुछ महीनों पहले बहुत ज़्यादा आग लगी थी। ठीक है, फॉरेस्ट फायर हुई थी वहाँ पे। अभी देखो वन में क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये वन घने होते हैं और भूमध्य रेखा व उष्णकटिबंध के पास आते हैं, मतलब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक। ठीक है, अक्षांश में ये क्या होते हैं, ये गर्म क्षेत्र होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। कितनी होती है, अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पे। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती। ठीक है, इनकी पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है, क्योंकि वो सदाबहारित रहते हैं। ठीक है, और काफ़ी घनों की वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य प्रकाश वनों के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, आमतौर पर यहाँ कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, दृढ़ काष्ठ, मतलब एकदम कड़क सा जो वृक्ष रहेगा, काष्ठ मतलब उसका लकड़ी, वैसे जैसे कि रोजवुड, आबनूस, महोगनी इत्यादि। तो फिर से रिवाइज करते हैं शॉर्ट में। वनों में उष्णकटिबंधीय सदाबहारित वन कहाँ पे रहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी उनको कहा जाता है। ये घने रहते हैं, भूमध्य रेखा से उष्णकटिबंध के पास रहते हैं, गर्म क्षेत्र होते हैं, अत्यधिक वर्षा के रीजन में होते हैं, मौसम शुष्क नहीं होता क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है, और इनकी पत्तियाँ जो होती है वो पूरी तरह से झड़ती नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, सदाबहारित। ठीक है, वन। और ज़्यादा मोटी वितान के कारण ज़्यादा सूर्य प्रकाश भी अंदर तक नहीं पहुंच पाता। और ये क्या होते हैं, दृढ़ काष्ठ या कड़क लकड़ी के होते हैं, जैसे कि रोजवुड, आबनूस और महोगनी। ठीक है, तो ये देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहारित वन आपने देखे होंगे अगर आप उष्णकटिबंध में रहते हो तो। क्या आप जानते हैं एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को मारकर खा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखे हम लोग ने, अभी क्या है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन क्या होते हैं, मानसूनी वन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। मानसून कहाँ पे आता है, तो भारत में आता है। ठीक है, फिर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में ये वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, मानसून की वजह से। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं होता उनके लिए, तो इसके लिए क्या होते हैं, वो मौसमी होते हैं। और जब बारिश ना हो तब क्या होता है, वहाँ पे उनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं। ठीक है, इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्ष में यहाँ पे भी दृढ़काष्ठ के वृक्ष ही रहते हैं, जिसमें साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। ठीक है, ऊपर क्या हमने देखा था, रोजवुड, एबनुस, महोगनी। ठीक है, रोजवुड, एबनुस और महोगनी देखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, साल, सागवान, नीम और शीशम। ठीक है, दृढ़काष्ठ वृक्ष किसके लिए उपयोगी होते हैं, फर्नीचर के लिए, यातायात के लिए, फिर निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन से होते हैं, ये आप इंडिया से रिलेट कर सकते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो इंडिया में बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उन राज्यों के नाम बताइए। और भारत में अधिकतर कौन से पाए जाते हैं। भारत देखो तो बहुत सारी विविधताएं लेकर है, क्योंकि हिमालय में देखिए तो बहुत सारी मतलब भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक का वहाँ पे वातावरण होता है, जलवायु होती है, तो उस हिसाब से वहाँ पे भी बहुत सारी वनस्पतियाँ अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, फिर शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। तटीय मतलब महासागरों के यहाँ पे। ठीक है, या महाद्वीपों के किनारों पर, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर ये पाए जाते हैं, पूर्वी किनारों पर, जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील। यहाँ बाज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, दृढ़ प्रकार के और मुलायम दोनों प्रकार के। ठीक है, ये कुछ है, देखो ये बाघ है, ये गोल्डन लंगूर, ये हाथी, ये शीतोष्ण सदाबहार वन है। ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार वनों की लकड़ी कैसी रहती है, मुलायम भी हो सकती है और दृढ़ भी हो सकती है। फिर है शीतोष्ण पर्णपाती, ये दोनों में डिफरेंस है, शीतोष्ण सदाबहार और शीतोष्ण पर्णपाती। शीतोष्ण पर्णपाती कहाँ पे होते हैं, ये उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तरी पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये भी तटीय प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन से पेड़ रहते हैं, बाज, एस, बीच। और यहाँ पे प्राणी कौन से पाए जाते हैं, हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर है। और पक्षी कौन से रहते हैं, फिंजेट और मोनाल। कहाँ पे रहते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन में। ये देखो शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये है मोनाल, ये है फिंजेट। फिर क्या है, भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्व किनारों के अधिकांश भाग पर शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये महाद्वीप है, तो यहाँ पे महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न है। यहाँ क्या होती है, भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ, मतलब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी पाई जाती है, शीतोष्ण सदाबहार और शीतोष्ण पर्णपाती। यहाँ पे शीतोष्ण पर्णपाती और शीतोष्ण सदाबहारी, और यहाँ पे क्या पाई जाती है, भूमध्य सागरीय। ठीक है, यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। कैसी होती है, गर्म शुष्क ग्रीष्म ऋतु रहती है, गर्म शुष्क ग्रीष्म ऋतु रहती है, और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु पाई जाती है। शीत ऋतु में भी वहाँ पे वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्र भूमध्य सागरीय। इनमें संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के मतलब सिट्रस फूड के फ्रूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ पे वन्य जीवन थोड़ा सा कम है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग।
ठीक है। और यहाँ पे है, क्या आप जानते हैं भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं, उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती है, इसके लिए वैसे होता है। और भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर क्या है शंकुधारी वन, वो कहाँ पे पाए जाते हैं शंकुधारी वन? उच्च अक्षांश जैसे कि 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? टैगा। टैगा और टुंड्रा में कैसे आप फर्क जान सकते हैं? जैसे कि भूमध्य रेखा से मतलब 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जाते जाते पहले क्या आएगा? टैगा, TA पहले आएगा, फिर आएगा TU, ठीक है, पहले आएगा TA फिर TU, मतलब पहले आएगा टैगा और फिर आएगा टुंड्रा। ओके, शंकुधारी वन जो है तो उन्हें टैगा बोला जाता है, जो 50 डिग्री से 70 डिग्री में होते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं, जैसे कि हिमालयों में। इन्हीं वृक्षों को सलीमानी हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा जाता है। देखो ये ऊंचाई पर भी रहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था हिमालय पर बहुत सारी विभिन्न जलवायु मिलती है, ठीक है। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? लुगदी बनाने में, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है, ठीक है। ये होता है मृदु कागज। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है, जो कि बहुत मृदु होते हैं, उसमें आप सुई भी घुसाएंगे तो वो घुस जाती है, ठीक है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ है, और ये लकड़ी बहुत महंगी रहती है सामान्य लकड़ी से। यह सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवे भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अणचूहा, ठीक है। ये देखो ये है शंकुधारी वन और ये है हिमाच्छादित शंकुधारी वन, ठीक है। अभी घासस्थल क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय, उसमें भी टाइप से उष्णकटिबंधीय घासस्थल और शीतोष्ण घासस्थल, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय घासस्थल क्या होते हैं? ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वनस्पति जो है वो निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है, और ये घास काफ़ी लंबी ऊंची रहती है, लगभग 3 से 4 मीटर तक होती है। इसका एक एग्जाम्पल क्या है? अफ्रीका का सवाना घासस्थल, ठीक है। कौन सा है? अफ्रीका का सवाना घासस्थल। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घासस्थल में क्या पाए जाते हैं? हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा घासस्थल पर निर्भर रहते हैं। फिर दूसरा क्या है? शीतोष्ण घासस्थल। ये कहाँ पे आते हैं? ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में आते हैं, ठीक है। यहाँ आमतौर पर घास छोटी और पौष्टिक होती है, और शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि पाए जाते हैं। फिर है कांटीली झाड़ियाँ, जो कि शुष्क रेगिस्तान, पहले ही हम लोग ने देखा था रेगिस्तान में मिलती है, जैसे मतलब शुष्क रेगिस्तान में पाई जाती है। फिर उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान कहाँ पे है? पश्चिमी किनारे पर है। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है, ठीक है। तीव्र गर्मी रहती है राजस्थान में, उसका एक एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे तीव्र गर्मी रहती है और कम वर्षा रहती है, इसके कारण क्या होता है? वहाँ पे अगर वनस्पतियाँ आएगी भी तो वो क्या होगी? कम होगी, ठीक है। उसके बाद है विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करिए, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? राजस्थान का, ठीक है। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा, ठीक है। ध्रुवीय प्रदेश क्या होगा? अत्यधिक ठंडा होगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। यहाँ केवल काई और लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है, ठीक है। जब वहाँ पे थोड़ा सा ग्रीष्म ऋतु होता है तभी वो वनस्पति, नहीं तो वो भी वनस्पतियाँ वहाँ पे नहीं होती। इसे क्या कहा जाता है? टुंड्रा कहा जाता है। जो मैंने पहले ही बताया था 50 से 70 डिग्री तक होता है, वो क्या होता है? टैगा रहता है, और उसके ऊपर जो मतलब
ध्रुवीय प्रदेशों में होता है उसको क्या बोलते हैं, टुंड्रा कहा जाता है। टुंड्रा वनस्पतियाँ, ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। और ये जानवर में क्या क्या होता है, सील होता है, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, ये सब होते हैं। ठीक है, अभी विभिन्न प्रदेशों के घासस्थल के नाम देखो। पूर्वी अफ्रीका जो है, पूर्वी अफ्रीका, ठीक है, वहाँ पे सवाना बोलते हैं। ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घासस्थल कौन से हैं, इसमें भी फ़र्क है देखो। अर्जेंटीना में पेम्पास बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। ये देखो, वॉलरस, ध्रुवीय भालू, सील। ठीक है, तो ये सलीमा के बारे में बताया है, कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, 6th चैप्टर।